नमस्कार मेरे प्यारे भाई, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और मेरे प्यारे मित्र, आज हमारी क्लास नंबर 45 है। इसके पहले हमने 44 तक अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके जीके प्लस साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। आप सभी को पता है गाइस कि असिस्टेंट ऑपरेटर हो या फिर हेड ऑपरेटर हो, इसमें जीके के साथ साथ एक अलग पोर्शन आएगा साइंस, और साइंस में गाइस आएगा आपका फिजिक्स। साइंस में फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए हमने जीके और साइंस इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक ही क्लास में इंक्लूड करने के लिए सोचा था। और हमारी वो सीरीज लगातार चल रही है और आज हमारी क्लास नंबर 45 है। ठीक है, 44 तक इसके पहले कवर हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। और क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं कि आज की क्लास में क्वेश्चंस का लेवल जो है गाइस, इसकी जो लैंग्वेज है ये थोड़ी टफ मैंने बनाई है, क्योंकि गाइस मैंने देखा है कि एग्जाम में आपके सिंपल लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस है वो नहीं आते हैं, थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा घुमाकर पूछे जाते हैं, उसके लैंग्वेज को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। तो इसीलिए आज की इस क्लास में मैंने थोड़ा टफ क्वेश्चन लिए हैं। आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को अंत में आप ये जरूर बताइएगा कि आज की इस क्लास में आपके स्कोर कितने रहे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मित्र, बिना मतलब के कोई भी इज्जत नहीं देता है, इसीलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि बिना मतलब के भी हर कोई इज्जत दे। कहने का मतलब है कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो ना, तब तक आपको कोई भी पहचानने वाला नहीं है। ना तो आपके रिश्तेदार पहचानेंगे और ना ही आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको जानने वाले हैं। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, आपके तन पे वर्दी हो जाएगी ना, आपके रिश्तेदार तो आपको पहचानेंगे ही, बल्कि आपके दुश्मन भी आपसे लगाव रखने की कोशिश करने लगेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, याद रखना, बिना मतलब के कोई भी इज्जत नहीं देता है। इसीलिए आपको इतना काबिल तो जरूर बन जाना है कि आपको बिना मतलब के भी हर कोई इज्जत देने की कोशिश करे। तो भाई, इसी आशा, इसी उम्मीद और इसी जोश के साथ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि गाइस, आज की क्लास को है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आप सभी आंसर दीजिएगा ताकि हम कम समय में हर एक क्वेश्चन को कवर कर सकें। पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, आज मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिए हैं क्वेश्चंस, आप देख लीजिएगा। जो मेरे प्यारे मित्र इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चंस देख सकते हैं। देख लो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बुद्ध ने डैश में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत को आधारशिला रखी थी। कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा गया कि बुद्ध ने अपने पहला धर्मोपदेश जो है ये कहाँ पर दिया था। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने क्लास की शुरुआत में ही आप सबको बता दिया है कि आज की क्लास में क्वेश्चंस का थोड़ा लैंग्वेज मैंने हाई कर रखा है, लेकिन आप याद रखिएगा इसी प्रकार एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मेरी प्यारे में तो जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि द फोर्ट ऑफ आगरा वॉज बिल्ट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स। मतलब कहने का यह है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे मित्र। क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर। तो मेरे प्रिय मित्र याद रखना, आगरा के लाल किले का निर्माण जो है ये किनके द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अकबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, आगरा के किले का निर्माण जो है ये अकबर के द्वारा किया गया था, और इस आगरा के किले को आगरा का लाल किला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मेरे प्यारे मित्र इसका निर्माण जो है ये लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, इसीलिए इसको आगरा के लाल किले के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अकबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, व्हिच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एज पर सेंसियस 2011। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो मेरे प्यारे भाई याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद प्रयागराज। सबसे छोटा की बात की जाए तो महोबा सबसे छोटा हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से तो ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने कि प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा गया कि जो प्राचीन पुरुष के द्वारा चाक से बनाए गए चित्र थे या फिर जो गहरे लाल रंग के से चित्र बनाए गए थे वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी मिर्जापुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर बी मिर्जापुर में बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, इसका आंसर आप सबको बताना है। हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र याद रखना आपको तात्या टोपी और नाना साहेब ये दोनों मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाना साहेब। हालांकि तात्या टोपी भी थे कानपुर से, लेकिन मेरे प्यारे मित्र सबसे ज्यादा इसमें जो भागीदारी निभाई थी वो किसने, नाना साहेब ने। तो नाना साहेब ही थे जो 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता के में संबंधित थे। ठीक है, तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं नाना साहेब, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। और मेरे प्यारे भाई आप याद रखना 1857 के विद्रोह का जो गाइस कारण है, ये सिपाहियों के द्वारा इस विद्रोह का शुरुआत किया गया था। और ये भी आप याद रखना कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है ये कहाँ से हुई थी, तो ये मेरठ से हुई थी। याद रखना मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। Which national leader wrote the book Poverty and Un-British Rule in India? तो मेरे प्यारे भाई याद रखना जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर फटाफट आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। देखो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट आपके सामने है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड द केसरी न्यूज़पेपर इन 1881। फटाफट आंसर देंगे, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि इन 1904 हु ऑर्गेनाइज्ड अभिनव भारत एज अ सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। देखो मैंने क्लास के शुरुआत में ही बताया था कि आज के इस क्लास में क्वेश्चन के लैंग्वेज को मैंने थोड़ा टफ कर रखा है, लेकिन याद रखना इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसीलिए गाइस आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने पीडीएफ में आंसर टिक करके भी देने की कोशिश कर रखी है और मैं वो भी आपको दे रहा हूँ। सारी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पर लगातार मिल रही है। ठीक है, तो आप सब बिल्कुल जी जान लगाकर तैयारी कीजिए। पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी मेरे प्यारे भाई। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था और उन्हें कहा जाता है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, जिनका शॉर्टकट नेम कहा जाए या फिर इनका छोटा नेम कहा जाए वीडी सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। पूरा नाम होगा विनायक दामोदर सावरकर। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वीडी सावरकर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। कुल मिलाकर के क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे।
फटाफट आंसर देंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, मैं आप सभी प्यारे भाइयों से एक बार दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार इस क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। और गाइस, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, अगर मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूं, तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि इस क्लास को कम से कम लाइक तो कर ही दिया करें। लाइक करने में मेरे प्यारे मित्र आपका कुछ नहीं जाएगा, केवल और केवल आपका 1 सेकंड ही जाएगा, और वह 1 सेकंड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। सो प्लीज, जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वह कृपया इस क्लास को दिल की गहराइयों से एक बार लाइक कर देंगे, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा, मानकर चलिए एक लड्डू का काम करता है। सो प्लीज, आप सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और याद रखना गाइस, बंगाल विभाजन जो है ये रद्द किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ये यहाँ पर लिखा भी है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा गाइस ये रद्द किया गया था, ठीक है। और ये कब रद्द किया गया था? तो 1911 में। हालांकि गाइस ये इनके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कब हुआ था? 1905 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर से बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? अब यहाँ पर आप याद रखना, कहा क्या गया आपसे? दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आप सबको ये तो पता है कि दो नदी होती है जो कि पश्चिम से बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन उसमें पहली नदी तो नर्मदा है, ये तो आपको पता ही है। तो दूसरी नदी कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना, पश्चिम की ओर बहने वाली पहली नदी हो जाएगी आपकी नर्मदा, और दूसरी नदी हो जाएगी आपकी तापी। तापी नदी, जिसे हम ताप्ती नदी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप ये मत समझना कि टाइपिंग मिस्टेक है, ताप्ती नदी को तापी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, तापी नदी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी नदी तापी हो जाएगी, और पहली सबसे बड़ी नदी हो जाएगी आपकी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? याद रखना मेरे प्यारे भाई, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, लेकिन यह प्रभावी कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ था। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 26 नवंबर 1949 वी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है। पृथ्वी जो है ये, फिर आपको डैश स्थान दिया गया है, पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। मेरे प्यारे मित्र, आपसे ये पूछा गया कि पृथ्वी जो है ये किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सर्कुलर या फिर इलिप्टिकल? तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना, पृथ्वी जो है ये अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कि अंडाकार पथ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको सबको बताना है कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डैश 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 में वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। आपसे ये पूछा गया कि वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली अन्वेषक था, उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? या फिर सिंपल तरीके से पूछा जाए तो आपसे ये पूछा गया कि वास्को डी गामा जो है ये भारत कब आया था? याद रखना मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा जो है ये भारत आया था, जो कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका मुख्य मकसद जो था वो गाइस था मसालों का व्यापार करना, ठीक है। मुख्य मकसद क्या था? मसालों का व्यापार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गाइस, इसका आंसर आप सबको बताना है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। अब अगर सिंपल तरीके से कहा जाए गाइस, तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, या फिर धूप की विटामिन कहा जाता है किस विटामिन को?
मेरे प्यारे मित्र याद रखना, इसमें विटामिन डी जो है इसे धूप की विटामिन या फिर विटामिन डी जो है ये सूर्य के प्रकाश में होती है। ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर 1956 लिखा है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, 1956 में किया गया था। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। जो भी मेरे प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, जिसे आप WWW के नाम से भी जानते हैं। और याद रखना WWW इसका जो गाइस पूर्ण नेम है वह क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसका पूर्ण नेम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका आविष्कार किसने किया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मित्र। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे परफेक्ट आंसर क्या होगा। टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे कि टिम बर्नर्स ली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। व्हिच फ्रीडम फाइटर एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ द नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या होगा, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। और महात्मा गांधी जी को महात्मा जो है ये किसने कहा था, ये भी आप याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा गया था। और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि बुलंद दरवाजा वॉच बिल्ड बाय, बुलंद दरवाजा जो है ये किनके द्वारा बनवाया गया था। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, मैं आप सभी प्यारे भाई बहन से एक बार फिर से दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आप सबको मिला करे। तो बुलंद दरवाजा जो है ये किनके द्वारा बनवाया गया था, याद रखना मेरे प्यारे मित्र, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अकबर के द्वारा, कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी में है। और ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे मित्र, बुलंद दरवाजा को भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। क्या, भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये आप याद रखना, पूछा जा सकता है कि भव्यता के द्वार के नाम से किस स्मारक को जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका बुलंद दरवाजा, ठीक है, जो कि अकबर के द्वारा वेल्ड किया गया था। नेक्स्ट आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्र का उम्र क्या है। टू बी अ वोटर इन इंडिया व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग एज। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या होगा, जो कि हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। मिनिमम कितनी है, 18 वर्ष। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे 18 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। देखो मेरे प्यारे मित्र, मैं फटाफट हर एक क्वेश्चन को इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन का संख्या ज्यादा होता है और हमारे पास समय कम होता है, इसीलिए मैं फटाफट करवाता हूँ कि आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, आप दूसरे भी क्लास को देख सकें या फिर पीडीएफ को रिवाइज कर सकें या फिर आप बुक से भी पढ़ सकें। रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है मित्र, याद रखना इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4, क्योंकि आप सबको पता है कि पीएच पैमाना में, पीएच स्केल में अगर 7 से अधिक पैमाना आता है तो उसकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगी। तो 7.4 आ गया ना, तो इसका जो प्रकृति हो जाएगा वह क्षारीय, और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। नेक्स्ट आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है। लाफिंग गैस का मतलब ये हुआ हंसाने वाली गैस, और हंसाने वाली गैस जो होती है वह होती है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2O, और नाइट्रस ऑक्साइड होती है। और ये किसका एक कंपाउंड है, याद रखना मेरे प्यारे भाई, नाइट्रस मैंने बता दिया ना, तो नाइट्रोजन का, ठीक है। लाफिंग गैस जो है ये नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। तो जो भी हमारे प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं नाइट्रोजन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र कि सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मेरे प्यारे भाई याद रखना, दूसरा स्थान है, सबसे पहले स्थान पर आता है चीन। चीन जो है सबसे पहले स्थान पर आता है जो कि सीमेंट उत्पादन में है, जो कि पूरे विश्व में 50% ही अपने आप में कर लेता है। और दूसरे स्थान पर आता है अपना भारत सीमेंट के उत्पादन में। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि आप सबको पता है कि इसमें फिजिक्स क्वेश्चंस भी आएंगे। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है ना वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। और मेरे प्यारे मित्र मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप इस परफेक्ट को एक वर्दी में बदल दोगे। और मैं आपके लिए अगर पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूं तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम आप इस क्लास को लाइक तो कर ही दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे एक भी शुल्क नहीं लिया जाता है और ना तो आपका ये करने में शुल्क जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूं, आपके सपने को पूरा करने के लिए, आपको एक वर्दी दिलाने के लिए, तो आप सब प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निश्चिंत रहिए मेरे प्यारे भाई, मैं आपको वर्दी दिलाकर रहूंगा। मैंने बीच में इंपॉर्टेंट जानकारी भी दे रखी है कि कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं। हालांकि मैं 15 मार्च को फिर से बता दूंगा, ठीक है, 15 नहीं 16 मार्च को, तो मैं उसकी भी जानकारी आपको देता रहता हूं। और इसके अलावा आप सबको बता दें कि इसके एग्जाम कब तक होगा उसकी भी जानकारी मैंने बता दी है। आप यहाँ पर मत पूछिए, आप वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आइए हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चंस की तरफ। आप हर एक क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हैं। मैंने आपको क्लास के शुरुआत में ही बता दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऊर्जा की एसआई यूनिट या फिर इकाई क्या है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज क्या हो जाएगी। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, ऊर्जा की एसआई यूनिट की बात की गई है। अगर एसआई ना देकर के आपको सीजीएस दे जाता तो आप कह दे सकते थे कि अर्ग, लेकिन यहाँ पर एसआई कहा गया तो सही आंसर क्या होगा, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई इकाई क्या होती है, जूल। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जूल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। पोटेंशियोमीटर के द्वारा विद्युत वाहक बल का मेजरमेंट किया जाता है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपेक्षता सिद्धांत यानी कि रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, रिलेटिविटी थ्योरी का नाम यानी कि शब्द जो है ये किनके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था मैक्स प्लांक के द्वारा। लेकिन इस सिद्धांत को प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। जो भी प्यारे भाई बहन अल्बर्ट आइंस्टीन बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा रिलेटिविटी थ्योरी का जो गाइस प्रतिपादन है ये किया गया था, लेकिन नाम किनके द्वारा किया गया था, तो मैक्स प्लांक के द्वारा। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यानी कि ये हुआ कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना मेरे प्यारे मित्र, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर। और ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर दिया गया है ना, यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर दिया गया है, गैल्वेनोमीटर, इसके द्वारा किसका मेजरमेंट किया जाता है, तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, आयतन की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। आयतन की एसआई इकाई क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे मित्र, आयतन की एसआई यूनिट क्या है, सही आंसर हो जाएगा आपका घन मीटर, क्यूबिक मीटर। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं घन मीटर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट बताइएगा, इस टाइम आपका ज्यादा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं।
बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सही आंसर हो जाएगा आपका रेडियो तरंगों में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक में क्या प्रभाव पड़ता है। हिमांक का मतलब क्या होगा गाइस, जो हिमांक होता है ये बर्फ के जमने को ही कहा जाता है। और आप सबको पता है कि नमक को अगर बर्फ के साथ मिला दिया जाएगा तो उसमें गलन की प्रक्रिया जल्दी होने लगती है, जबकि हिमांक जो है घटता रहता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये घटता है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कि घटता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता। साउंड कैन नॉट पास थ्रू। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। देखो ध्वनि जो है ये सबसे अधिक किस में विचरण कर सकती है, तो वो होती है ठोस में, ठीक है। और आपको ऑप्शन में इस्पात भी मिलता है, तो याद रखना इस्पात में सबसे अधिक होगी, लेकिन गमन किस में नहीं कर सकती, तो वैक्यूम या फिर निर्वात में यह गमन कभी भी नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आपको सबको बताना है कि किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मेरे प्यारे मित्र, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और याद रखना विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, स्कर्विक एसिड, ठीक है। स्कर्विक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और विटामिन सी की कमी से ही स्कर्वी रोग होता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, याद रखना जे जे थॉमसन ने, ठीक है। जे जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे मित्र ये भी आप याद रखना, जो यहाँ पर गोल्ड स्टेन दिए गए हैं, गोल्ड स्टेन, इनके द्वारा गाइस प्रोटॉन की खोज की गई थी। इनके द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण जो है वह किनके द्वारा रखा गया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा रखा गया था, ठीक है। और जो गाइस न्यूट्रॉन की खोज है वह किनके द्वारा की गई थी, तो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, ठीक है। याद रखना सारे आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट का बना होता है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मेड आउट ऑफ। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग सभी आंसर जानते होंगे। सही आंसर भी आ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन का, ठीक है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है ये किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं टंगस्टन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने कि जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन कैसा होता है। फॉस्फेरिक एसिड का कुछ प्रयोग होता है इसमें, ठीक है, फॉस्फेरिक ऑक्साइड का। तो देखो जब की लोहे की कील जो है उसमें अगर जंग लग जाएगा तो कील जो है निश्चित रूप से उसका वजन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि बढ़ता है, बिल्कुल करेक्ट होगा मित्र। याद रखना जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है वह कौन सा है। आपसे ये पूछा गया है कि खट्टे खाद्य पदार्थों में या फिर नींबू में या फिर संतरे जैसे खट्टे पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है। फटाफट बताएंगे मेरे प्यारे मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं विटामिन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। अभी मैंने आप सबको यहाँ पर बताया ही था, जब आपका इलेक्ट्रॉन से संबंधित क्वेश्चन आया था तब मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था कि परमाणुवीय नाभिक की खोज किनके द्वारा की गई थी, रदरफोर्ड के द्वारा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं रदरफोर्ड के द्वारा, बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने की एटम या फिर परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये भी मैंने आपको बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड पीएससी, यूपी पीएससी या फिर यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। याद रखना प्रीलिम्स में पूछा गया, इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे प्यारे मित्र। तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी,
और अब बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। लगभग आपने बताया भी था, सही आंसर हो जाएगा आपका जेम्स चैडविक के द्वारा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे प्यारे मित्र, और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। बताएंगे सही आंसर क्या होगा। परमाणु नाभिक के अवयव, एक परमाणु नाभिक है और उसके बीच में कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। सही आंसर क्या हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका खत्म होने वाला है, लेकिन अभी बहुत क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्स मीटर का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। मित्र यहाँ पर आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप का मापन किया जाता है। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप, बिल्कुल करेक्ट होगा मित्र, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मित्र, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। याद रखना मेरे प्यारे मित्र, लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होती है वह कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर, जिन्हें कहा जाता है 1 फर्मी मीटर। तो 1 फर्मी मीटर के बराबर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है वह कितनी होती है, फर्मी मीटर होती है। और ये भी आप याद रखना, 10⁻⁻15 मीटर जो है ये 1 फर्मी मीटर के बराबर होता है। अगला आपके सामने मित्र, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं। ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है, गलती नहीं करेंगे। तो देखो मेरे मित्र, यहाँ पर कैलोरी, अर्ग और जूल ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन सेंटीग्रेड जो दिया गया है ना, सेंटीग्रेड ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि ये तापमान की इकाई होती है। तो सेंटीग्रेड जो है ये ऊष्मा की इकाई ना होकर के तापमान की इकाई होती है। सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि ये क्लास कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल है, या फिर अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप सब प्यारे भाई बहन एक बार इस क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्र, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही, मैं आपको वर्दी तो दिलवा कर ही रहूंगा, ये मेरा एक प्रण है। आपको बता दें, हिंदी की डेली क्लासेस आपकी शाम 7 बजे होती है। जीके प्लस साइंस की क्लास जो है ये डेली आपकी शाम 7:30 बजे शुरू हो जाती है, समय से सभी मित्र आया करें। रीजनिंग की क्लास जो है रोज सुबह 10 बजे होती है। मैथ की क्लास रोज दोपहर 12:30 बजे होती है। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिएगा एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, आप गाइस निश्चिंत रहिए, अगर मैं आपके लिए पूरी जी जान और पूरी शिद्दत के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो आप सबको वर्दी दिलाकर ही रहूंगा। लेकिन मित्र, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। पूरी जी जान लगाना होगा एक सीट को पक्का करने के लिए, और आपने देख भी लिया कि कंपटीशन आपका कितना होने वाला है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आप सब पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सबको वर्दी मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन मित्र, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़ने से कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।